हेलो एवरीवन, मैं राहुल पवार एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस लैटिस, दैट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ऑल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? देखिए, स्पेस लैटिस है जो हमारे पास कोई भी सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट हमने करना है। तो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड सब्सटेंस में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उन कांस्टेंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस, ये जो स्ट्रक्चर आएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा, इसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। देखिए, इस वीडियो में क्या, इस चैप्टर में एक्चुअली विजुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। चीजों को हमें देखने की, इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा कि जिस तरह की भी डायग्राम, जिस तरह की भी फिगर, पिक्चर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उस तरह के पिक्चर्स यहाँ पे आपको दूंगा और कुछ 3D डायग्राम की हेल्प से भी आपको मैं ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है, इसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमारे पास एक वॉल है, ब्रिक से बनी हुई वॉल। तो कैसे बनती है वॉल? उसमें एक ब्रिक लेते हैं और उस ब्रिक का रिपीटेशन वहां पे है। एक ब्रिक यहां पे लगाया, फिर उसके आगे ब्रिक लगाया, फिर इधर ब्रिक लगाया, फिर इधर ब्रिक लगाया, और इस तरह से ब्रिक लगा के हम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। और ये अगर हम केमिस्ट्री में लेके आए तो इसको हम कहते हैं, ये जो वॉल हमारे पास है, 3 डायमेंशनल वॉल, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। देखिए, इसमें हमने एक ब्रिक का रिपीटेशन देखा। ब्रिक एक्चुअली क्यों ली हमने? क्योंकि ब्रिक इस वॉल को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे और ये वॉल तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक स्मॉलेस्ट पार्ट इस वॉल का, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्मॉलेस्ट पार्ट विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, विच इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट की बात हम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो देखिए, 2 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। एक बताया स्पेस लैटिस, दूसरा यूनिट सेल। तो स्पेस लैटिस वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा बना है, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे छोटा पोर्शन है, जिसको रिपीट करके ऐसा लगता है कि इसको रिपीट करके ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। एक छोटी चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, और ये बॉक्स को हमने ना बार बार रिपीट करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे हम इसको रिपीट कर सकते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कैसे लगाएंगे? एक बॉक्स यहां लगाया, एक बॉक्स यहां लगाया, फिर एक बॉक्स यहां लगाया, फिर एक बॉक्स यहां लगाया, फिर इसके आगे लगाया, फिर इसके आगे लगाया। इस तरह से हमने एक लेयर यहाँ पे तैयार कर ली। अब इस लेयर को, इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हमने रखनी है। यही जो पोर्शन है, इसी को रिपीट करते जाएंगे। यहां लगाया, ये दूसरी लेयर में रख रहा हूं, यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, और इस तरह से 2 लेयर तैयार होगी। फिर 3rd लेयर प्लेस करेंगे, फिर 4th लेयर प्लेस करेंगे, और इस तरह से हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसको हम कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब ये पोर्शन है जिसको हमने बार बार रिपीट किया और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक लैटिस हमने तैयार किया। ये जो छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यहां पे मैं आपको एक यूनिट सेल फॉर्म करके दिखाता हूं। ठीक है,
तो आप इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये हमारे पास एक पोर्शन है जिसको रिपीट करके हम क्या कर सकते हैं, स्पेस लैटिस बना सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली वीडियो में, कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अब कांस्टेंट पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, इस पोजीशन को उस 3D डायग्राम में, 3 डायमेंशनल डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनकी जो पोजीशन है, उन पॉइंट्स की, उन कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज हमारे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे उनकी पोजीशन है इस तरह से। तो उन कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम पॉइंट से दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हमने पॉइंट से दिखाए हैं, इनको हम कहते हैं लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स, लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, और ये हमारे होते हैं लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स। तो इस तरह से हम एक यूनिट सेल बनाते हैं और इस यूनिट सेल को रिपीट करते जाते हैं और हमें मिल जाता है स्पेस लैटिस, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल यानी कि किसी भी यूनिट सेल को कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए आप। देखिए पहले यहां पे मैं डायग्राम में दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको कैरेक्टराइज करके दिखाता हूं। ये सपोज हमारी जो एक साइड है इस यूनिट सेल की, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है सपोज, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारा हो गया थर्ड एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। जब हम यहां इस साइड को जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको हम कहते हैं ए, और इसके जो सामने वाला एंगल है इसको हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। अब ये जो साइड है अलोंग दी वाई एक्सिस, इसको हम सपोज कहें बी, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा, इसको हम कहेंगे बीटा। यहां जो एक्स एक्सिस के अलोंग साइड है इसको हम सी कहते हैं, और इसके जो अपोजिट एंगल है इसको हम कहते हैं गामा। तो यहां पे हमारे पास 3 तो हो गए एक्सिस के अलोंग पैरामीटर्स, और 3 पैरामीटर्स हो गए वो एंगल्स जो उन एक्सिस के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ए बी सी ये लेंथ्स हैं, इनको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं, और इनको हम कहते हैं एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स, ठीक है। यानी कि ए और सी के बीच में जो एंगल होगा बीटा होगा, ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो गामा होगा, और बी और सी के बीच में जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। तो इस तरह से हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब ये 6 पैरामीटर्स किस तरह से किसी यूनिट सेल को या स्पेस लैटिस को कैरेक्टराइज करते हैं, ये सुनिए आप। देखिए अब ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, अगर इस यूनिट सेल में ए बी एंड सी एंड अल्फा ए बी एंड सी ऑल आर इक्वल, अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने कैरेक्टराइज कर दिया। 6 पैरामीटर्स का ये है एक तरह की यूनिट सेल में। तो ये यूनिट सेल जो हमारा होगा अब कैरेक्टराइज हो गया कि ये क्यूब होगा, क्यूब के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां पे कहूं कि जो
ए बी और सी हैं, दे आर नॉट इक्वल बट एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो हमारे पास एक यूनिट बनेगा, यूनिट सेल बनेगा, वो क्यूबॉइड होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये 6 पैरामीटर्स जो होते हैं, ये 6 पैरामीटर्स किसी भी यूनिट सेल को या किसी भी स्पेस लैटिस को कैरेक्टराइज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देयर आर 6 पैरामीटर्स फॉर अ यूनिट सेल विच कैरेक्टराइज यूनिट सेल और स्पेस लैटिस। बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट बात है। ए बी सी अल्फा बीटा गामा 6 पैरामीटर्स यहां पे होते हैं और यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, किसी भी स्पेस लैटिस को कैरेक्टराइज करते हैं। देखिए कैसे होता है ये ऐसे होता है, जैसे ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, इसमें एक जो साइड है वो ये है अलोंग दी, जहां मेरी फिंगर चल रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये जो साइड है ये अलोंग दी वाई एक्सिस है और ये जो साइड है ये अलोंग दी जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर ये तीनों देखिए, ये हमारे पास जो बॉक्स है ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है क्योंकि इसमें जो साइड है, ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड, तीनों जो साइड हैं वो इक्वल नहीं है, लेकिन जो एंगल्स हैं यहां पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एंगल यहां पे हैं इन साइड्स के बीच में, अल्फा बीटा गामा जो हम यहां पे बोल रहे हैं, वो सारे 90 डिग्री के हैं, इसलिए एक क्यूबॉइड हो गया। लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि अगर ये बॉक्स इतना होता, है ना, इतना होता कि इसमें जो साइड्स हैं ए बी सी वो तीनों इक्वल हो जाती, तो ये एक क्यूब को रिप्रेजेंट करता। ठीक है ना, तो ये 6 पैरामीटर्स यहां पे काम करते हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल किस तरह से देखते हैं, देखो अब यहां डायग्राम की आपको जरूरत पड़ेगी, वो डायग्राम यहां मैं सेट कर दूंगा वीडियो में, जब आप देखेंगे तो आपको वो हेल्प करेंगे और यहां मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा के भी चलूंगा। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक उनमें से होता है भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम सिंपल यूनिट सेल भी होता है, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, अब कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि सिंपल क्या है? देखिए, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। ये देखिए, यहां कॉर्नर्स पे केवल कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 और 4 जो फ्लोर है ना, उस पे। तो 4 और 4 8 यहाँ पे कॉर्नर्स हैं और 8 के 8 कॉर्नर्स पे यहाँ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। बाकी कहीं भी किसी साइड पे कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, बाकी किसी भी जगह कोई कांस्टेंट पार्टिकल नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव से मतलब होगा कि वो सिंपल नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कहीं और भी प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से नॉन प्रिमिटिव के कहां पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पे नॉन प्रिमिटिव का फर्दर क्लासिफिकेशन यहां पे है। और नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहले जो आता है वो आता है फेस सेंटर्ड।
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप यहां पे देखो, ये जो यूनिट सेल है, जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, फेस सेंटर्ड। तो कॉर्नर्स के साथ साथ कांस्टेंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर के साथ साथ जो फेसेज होते हैं, है ना, यूनिट सेल के जो फेसेज होते हैं, वहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर्स पे तो होंगे प्रेजेंट, कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट होंगे? फेसेज पे प्रेजेंट होंगे। तो कौन से फेसेज हैं, कितने फेसेज हैं? पहले मैं आपको फेसेज दिखा देता हूं। देखिए, ये हमारे पास यूनिट सेल है, फेसेज कितने आप देखो, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, और एक ये नीचे फेस है, एक ये फेस और एक ये फेस, टोटल 6 फेसेज हो गए। तो 6 फेसेज के सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है ना, अलॉन्ग विद एट दी कॉर्नर्स। तो कितने हो गए? 4 हो गए ना, एक पीछे वाला रह गया ये, और एक ये फ्रंट वाला। तो फेसेज के सेंटर पे भी, कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेज के सेंटर पे भी अगर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ऐसा यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। फेस सेंटर्ड कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसमें जो नॉन प्रिमिटिव में दूसरा है, टोटल 2 हुए, लेकिन एक पहला प्रिमिटिव का, दूसरा नॉन प्रिमिटिव का। अभी नॉन प्रिमिटिव में जो दूसरा है वो होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास यूनिट सेल होता है, उस यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ जो बॉडी का सेंटर है, यानी कि इसके बीच में कहीं, इसके बीच में कहीं एक कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। बीच में कहीं मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो आप ये देख लीजिए कि ये आपका सेंटर बिल्कुल बीच में, अगर आप रूम में लें तो रूम के बीचों बीच, है ना, रूम के बीच में बिल्कुल वहां पे कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ गए? ये मैंने सिंपल यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल हो गया हमारे पास, केवल कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे? एट कॉर्नर्स ओनली। फेस सेंटर्ड में कहां होंगे? कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेज जो होते हैं 6, उनके सेंटर पे भी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी का जो यूनिट सेल का जो सेंटर होगा, वहां पे भी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। आगे बात समझ में? इसके बाद एक हमारे पास यहां पे थर्ड जो आता है, वो आता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड क्या होता है? एंड सेंटर्ड में देखो आप, कोई भी 2 अपोजिट फेसेज हमने लेने होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स के साथ साथ कांस्टेंट पार्टिकल्स बॉडी के यूनिट सेल के किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेज पे प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गए आपके कॉर्नर्स, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास यूनिट सेल है, तो अगर यहां पे एंड सेंटर, यानी कि अगर इस वाले फेस के सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो सेंटर होगा, अपोजिट वाला जो फेस होगा, उसके सेंटर पे यहां, या तो यहां दोनों, जहां मेरे फिंगर्स हैं देखो आप, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। या फिर एक यहां होगा तो एक यहां होगा, या फिर एक यहां होगा, एक ये आपकी साइड वाले फेस पे होगा, तो एक जो ये मेरी साइड वाला फेस है इस पे होगा। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस, तो एक मैं टॉप पे रख देता हूं, टॉप पे जो फेस है, और एक ये बॉटम यानी कि जो फ्लोर है यहां पे, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड सेंटर। तो हमारे पास इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो जाते हैं। कहते 2 टाइप्स है, लेकिन होते 4 टाइप्स है, क्योंकि जो सेकंड टाइप का फर्दर क्लासिफिकेशन है।
तो हमारे पास कितने तरह के हो गए यूनिट सेल? 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल वी हैव। ठीक है, तो इसके डायग्राम आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो यहां पे मैं आपको दोबारा से ये चीजें बता देता हूं। 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं जो आपको यहां ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। ये डायग्राम है आपका सिंपल। सिंपल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स के साथ साथ जो फेसेज होते हैं वहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां दिखा दीजिए आप, फेसेज के सेंटर। ठीक है जी, ये फ्रंट वाला हो गया और ये बैक वाला हो गया। ये फेस सेंटर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। ये कॉर्नर्स और कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी का जो सेंटर। ठीक है, इसके बाद एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड कौन सा होता है? एंड सेंटर्ड होता है जहां पे कॉर्नर्स के साथ साथ कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ सिंपल, ये हुआ फेस सेंटर्ड, ये हुआ बॉडी सेंटर्ड और ये हुआ एंड सेंटर्ड। इनके डायग्राम भी मैं साथ के साथ आपको देता हूं। यहां अलग से पिक्चर दिखाता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए पिक्चर के। हाँ, एक्चुअली सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये यूनिट सेल होते किस तरह के। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे काम करना है। हमको यहाँ पे काम ये करना है कि सिंपल यूनिट सेल में पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम। देखिए ये जो आपका यूनिट सेल है, ये आपका यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स है तो 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन पर यूनिट सेल, अब जैसे ये वाला, ये कांस्टेंट पार्टिकल। अब इस चीज को समझने के लिए कांस्टेंट पार्टिकल को आप स्फेयर समझें। स्फेयर जैसे आपके पास फुटबॉल होती है, फुटबॉल की तरह एक फुटबॉल हमने यहाँ पे रख दी, बॉल यहाँ पे रख दी, सिंपली एक बॉल हमने यहाँ पे रखी, एक बॉल यहाँ पे रखी, एक बॉल यहाँ पे रखी, इस तरह से एक कॉर्नर्स को बॉल ऑक्यूपाई कर दिया। लेकिन देखो जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपका जाएगा उस बॉल के सेंटर पे। ठीक है ना, सेंटर कहां रहेगा? बॉल का जो सेंटर है वो कहां रहेगा? इस कॉर्नर पे रहेगा। समझ गए आप? तो अब उस तरह से हमको समझना है कि एक बॉल का भी 8 बॉल्स हैं, तो एक बॉल का इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? एक बॉल का पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि देखिए यहां पे अगर आपने बॉल रखी, यहां पे अगर आपने बॉल रखी तो बॉल जो रखेंगे आप इसके साइड में, एक मैंने साइड में मैं क्या लेके आया? दूसरा बॉक्स लेके आया, दूसरा यूनिट सेल है, यहां पे बॉल रख दी है। तो उस बॉल का जो कंट्रीब्यूशन है, जो बॉल यहां रखी हुई है, क्योंकि इस कॉर्नर पे रखी हुई थी, अभी हमने इसके साथ ये भी अटैच कर दिया क्योंकि दूसरा जो यूनिट सेल है वो लगेगा उसके साथ। तो यहां पे इस तरह से अब 2 में कंट्रीब्यूशन, इसके बाद एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा, 4 में कंट्रीब्यूशन हो गया। और जो 4 इसके ऊपर होंगे उन चारों में भी कंट्रीब्यूशन उसका रहेगा। तो एक यूनिट सेल पे जो हम यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो हम एक स्फेयर, एक कांस्टेंट पार्टिकल वहां पे हम देखते हैं, वो कांस्टेंट पार्टिकल का 8 यूनिट सेल में इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर आप इस कॉर्नर को कंसीडर करें
कि ये किसमें है, 8 यूनिट सेल में है, ठीक है ना, 8 यूनिट सेल का कॉर्नर बनेगा ये। आप देख लो यहाँ पे एक रूम है, इसके साइड में एक रूम है, ये वाला कॉर्नर आप पकड़ लो, तो यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये बीच में जो कॉर्नर है ये ऊपर वाले 4 में भी तो जाएगा। जैसे मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि भाई ये वाला कॉर्नर है, तो ये वाले कॉर्नर के साथ एक आप और लगा दीजिए यूनिट सेल, दो ये कॉर्नर कॉमन हो गए दोनों में, फिर आप यहां लगा दीजिए, फिर आप यहां लगा दीजिए। इस तरह से आपको समझना है ध्यान से, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। तो 4 यूनिट सेल नीचे और 4 यूनिट सेल ऊपर, और उनके बीच में जो बिल्कुल कॉर्नर है वो आपका ये वाला कॉर्नर है। बात आ रही है समझ में? तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे जो बॉल है, इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हमको निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमको देखना है। ये देखो पूरे चैप्टर में काम करती है ये चीज, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये पूरे चैप्टर में काम करती है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो बॉल यहाँ पे है एक कॉर्नर पे, इस यूनिट सेल में इसका 1/8 कंट्रीब्यूशन है, 1/8। बात समझ में आई? 1/8 कंट्रीब्यूशन इसका है, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल में हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, तो देखिए यहां पे, यहां 1/8 कंट्रीब्यूशन इसका, 1/8 कंट्रीब्यूशन इसका, 1/8 कंट्रीब्यूशन इसका, 1/8 इसका। तो यहां जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे सिंपल यूनिट सेल में वो कितने होंगे, देखो 1 से जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 है, टोटल कितने हैं 8, तो ये कितना आ गया 1, यानी कि 1/8 1/8 1/8 टोटल काउंट करके ये बिल्कुल इस तरह से बनता है जैसे सिंपल यूनिट सेल के अंदर एक स्फीयर सिंपली रखा गया हो। तो नंबर ऑफ एटम्स पर सिंपल यूनिट सेल जो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। और ये एक से नहीं आता क्योंकि 1/8 यहां से, 1/8 यहां से, 1/8 यहां से। इसके बाद फेस सेंटर्ड के लिए देखो काउंट कर लो आप, यहां पे क्या है, यहां पे कॉर्नर्स से कितना आ रहा है 1 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पे अगर हम निकाले, फेस सेंटर्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा 1/8 × 8 प्लस, ये तो कॉर्नर वाली कहानी हो गई। अब जो फेसेस के सेंटर है, अब देखो यहां इस फेस पे सपोज एक स्फीयर है, इस फेस पे एक स्फीयर है, अब वो स्फीयर यहां ऐसे रख दिया मैंने, मतलब दूसरा यूनिट सेल इसके ऊपर रख दिया, तो वो जो स्फीयर है उसमें से हाफ जो स्फीयर है वो तो इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा और हाफ जो करेगा वो इस यूनिट सेल में रहेगा। यानी कि जो फेस के सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल स्फीयर है उसका पर यूनिट सेल 1/2 दैट इज हाफ कंट्रीब्यूशन है। अब हाफ कंट्रीब्यूशन हुआ एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, कितने फेसेज हैं, कितने कांस्टेंट पार्टिकल फेसेज पे रखे हैं 6, तो 1/2 × 6, तो यहां से आया 1 और यहां से आया 3 यानी कि 4, ठीक है ना। तो यहां पे जो सिंपल यूनिट सेल है वहां नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 आता है, तो फेस सेंटर्ड में ये 4 होता है भाई, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स अगर हम निकालें तो देखो जो कॉर्नर्स पे हैं, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, उससे 1/8 × 8, और जो बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के जो सेंटर में यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में जो बॉल रखी है उसका कंट्रीब्यूशन किसी भी दूसरे यूनिट सेल के साथ नहीं है, 100% वो इसी यूनिट सेल के अंदर है, इसी यूनिट सेल का पार्ट है। तो 100% जब इस यूनिट सेल के अंदर है तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 100%, यानी कि 1 यहां पे आ गया, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो 2 यहां पे नंबर ऑफ एटम्स हुए पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड जो सिस्टम हमारे पास होगा। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर्ड में आप देखो नंबर ऑफ एटम जब काउंट करेंगे तो 1/8 × 8, ये तो कॉर्नर्स वाली बात हुई, और यहाँ पे हाफ यहां से हाफ यहां से, यानी कि हाफ 8 का, और कितने हैं टोटल 2, टोटल कितने 2, तो 1
प्लस 1 दैट इज 2। तो 2 यहाँ पे एंड सेंटर्ड में 2, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4 और सिंपल यूनिट सेल में पर यूनिट सेल जो कंट्रीब्यूशन होगा एटम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो कितना होगा भाई, बोलो आप 1। बात समझ में आ गई। तो ये होते हैं हमारे पास, मैंने बताया आपको स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और जो यूनिट सेल के टाइप्स हैं, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ठीक है, थोड़ी सी बात और बची है वो भी हम कर लेते हैं अभी। देखिए मैंने यहाँ पे ना एक टेबल बनाई हुई है, तो ये टेबल का आपको आइडिया होना चाहिए कि मतलब इसमें किस तरह की चीजें हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट सेल हैं हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं जो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। अब मैंने वहां पे आपको बताया था कि एक हमारे पास क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, अगर तीनों साइड इक्वल्स और एंगल 90 डिग्री के हो तीनों तो वो क्यूब हो जाता है, और अगर तीनों साइड नॉन इक्वल हो, अनइक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। इस तरह से जब हम कैरेक्टराइज करते हैं और जो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं सॉलिड कंपाउंड्स, उनमें जब उस तरह की चीजें हम सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास 7 टाइप्स के सिस्टम यहां पे बनते हैं। क्रिस्टल सिस्टम यहां पे लिखा ना मैंने, तो 7 टाइप्स के सिस्टम्स यहां पे बनते हैं। इसमें क्या है, जो 6 पैरामीटर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन है बस। जैसे A इक्वल्स B इक्वल C, एंगल 90 डिग्री है तो क्यूबिक सिस्टम होगा। टेट्रागोनल में क्या होगा, A और B इक्वल होंगे लेकिन C जो थर्ड साइड है वो अनइक्वल होगी और एंगल तीनों 90 डिग्री के होंगे, तो इसको हम टेट्रागोनल कहेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि किन कंपाउंड्स में कौन सा क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जैसे मोनोक्लिनिक आप देख लीजिए, मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं और जो एक एंगल है बीटा वो 90 डिग्री का है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो 90 डिग्री के हैं, ये 90 का नहीं है, तो ये मोनोक्लिनिक सिस्टम हो जाएगा। और इसका जो एग्जांपल है वो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। सल्फर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक रोम्बिक फॉर्म उसका होता है, एक मोनोक्लिनिक फॉर्म उसका होता है। तो इस तरह से हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। लेकिन जब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हमारे पास सिंपल यूनिट सेल होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होते हैं, फेस सेंटर्ड होते हैं, एंड सेंटर्ड होते हैं, तो वो कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं। देखिए क्यूबिक सिस्टम में केवल हमारे पास 3 तरह के जो यूनिट सेल हैं उनके बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें कंपाउंड जो मिलते हैं वो मिलते हैं या तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम वाले या फिर बॉडी सेंटर्ड वाले या फेस सेंटर्ड वाले। तो 3 इसके हो गए क्यूबिक सिस्टम के, इसके 2 होते हैं, ठीक है ना, इसके 2 होते हैं, इसके 4 होते हैं। जो हम सिंपल वाली बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड वाली बात करते हैं, फेस सेंटर्ड वाली, एंड सेंटर्ड वाली, इसके 4 होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस बनता है। 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस यहां पे होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब ये एक साइंटिस्ट ने यहाँ पे इनको ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था कि हाँ 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस हैं, और वो साइंटिस्ट हुए ऑगस्ट ब्रेवेस। ऑगस्ट ब्रेवेस ने इन लैटिस को यहां पे BRAVAIS, ऑगस्ट ब्रेवेस। तो 14 टाइप्स के लैटिस यहां पे हैं तो इनको कहा गया ब्रेवेस लैटिस। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। ब्रेवेस लैटिस, हमारे पास 7 टाइप्स क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब उन क्रिस्टल सिस्टम में भी जब हम यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आते हैं। 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस को स्टडी किसने किया है ना, इन्वेंट किसने किया, किसने बताया कि 14 टाइप्स होते हैं, वो एक साइंटिस्ट हैं ऑगस्ट ब्रेवेस। और ऑगस्ट ब्रेवेस के ऑनर में इन लैटिस को ब्रेवेस लैटिस हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात इस वाले वीडियो में